हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा फिफ्थ एपिसोड आईटी वाले भैया में और आज आपके साथ अगेन है क्यूट सी दीदी। ये दीदी जितनी क्यूट दिख रही हैं उतना ही बड़ा बड़ा इन्होंने पढ़ाई किया है। इन्होंने अपना बीएससी किया है लेडी श्री राम कॉलेज। एमएससी किया है मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी अगेन। वेरी मतलब लाइक फर्स्ट टॉप एनआईआरएफ रैंकिंग वन आता है मिरांडा हाउस को। थर्ड दीदी ने फिर आईटी मद्रास से अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया है और अब दीदी पढ़ा रही है एज अ प्रोफेसर। तो दीदी आपको बहुत कुछ बताएंगी और जहां तक हमारा सपना होता है कि हम पहुंच जाए, दीदी ऑलरेडी उस सपने पे हैं। तो सपने में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, सारी चीजें हमें पता चलेंगी। तो सबसे पहले दीदी आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने तो दे दिया। अब आप अपने बारे में कुछ अगर बताना चाहो तो फिर स्टार्ट करते हैं। So all the viewers, hi. So basically इन्होंने बता ही दिया है वैसे सब कुछ कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या किया. Right now I am working as professor assistant in JP Institute, Noida, sector 62. So यहाँ पे अब पहुँच गए हैं after PhD from IIT Madras. एंड मेरा जो रिसर्च एरिया था वहाँ पे पीएचडी करते हुए वो था एवोल्यूशनरी गेम थ्योरी. एंड उसी के बेसिस पे हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस पे काम किया है. और फॉर नाउ या दैट्स ऑल. ठीक है, तो अभी दीदी पे क्वेश्चन की बौछार होगी। बट उससे पहले दीदी ने बहुत सारे पिक्स सेंड किए हैं, कुछ पिक्स हैं इनके, तो इनके पिक्स देखते हैं और समझते हैं। फिर दीदी के मैं आपको हर एक चीज सीवी इन्होंने बना रखा है, बहुत बड़ा सीवी है। मैं आपको एक एक चीज लाइन बाय लाइन बताऊंगा दीदी ने क्या क्या किया है। दीदी बताएंगी उनका क्या एक्सपीरियंस है उस चीज में, आप कैसे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोटो से, यानी ये लेडी श्री राम कॉलेज। तो इसके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करो आप लेडी श्री राम कॉलेज का। कोई कोई भी एक्सपीरियंस आपको कुछ याद हो इस कैंपस से रिलेटेड, ये कहाँ का पिक है एंड ऑल। तो ये पिक एक्चुअली फ्रंट गार्डन्स का है लेडी श्री राम का. सो दिस इज द गार्डन जहाँ सारे स्टूडेंट्स आकर अपना बैठ जाते हैं धूप, ऑब्वियसली विंटर्स में धूप सेकने एंड अदरवाइज भी इंटरेक्शंस के लिए ग्रुप्स में कभी यहाँ बैठ के बात करते हैं एंड ऑल दैट. तो हम भी करते थे यहाँ पे बैठकर बातें वगैरह या कुछ कोर्स डिस्कशन जो भी करना है यही करते थे. उसके अलावा बहुत सारे और लॉन्स भी हैं. आई थिंक नाउ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डिफरेंट और बिल्डिंग्स के लिए और क्लासेस के लिए तो कुछ लॉन्स हटा दिए. बट इट इज़ वेरी गुड कैंपस, वेरी ब्यूटीफुल कैंपस. एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में गई एंटर हुई तो मुझे किसी ने बोला कि आप एक्चुअली ये ब्यूटी में आ गए हो, लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन बी. तो मैंने बोला कि अच्छा मुझे नहीं पता था बट थैंक यू बताने के लिए. और इसे मतलब उस टाइम पे भी और अब भी एक्चुअली क्राउन ऑफ कॉलेजेस भी कहा जाता है, कई कई लोग बोलते हैं. तो ओके। आप सबको पता है कि इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज. आई मीन तो वहाँ पे यही रहा कि हम जब मैं एंटर हुई तो मुझे मैथ्स का आइडिया ये था कि ट्वेल्थ क्लास में कि वही नंबर्स होंगे एंड उन्हीं के बेसिस पे हम मैथ्स पढ़ते हैं, कैलकुलेशंस हैं या जो भी है. बट जब यहाँ गए और जब हमने स्टार्ट किया पढ़ना तो देखा कि मोस्टली हम प्रूफ्स और थ्योरम्स की बात कर रहे हैं. हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, हम ये भी पढ़ रहे हैं कि 0 × 1 = 0 का भी एक प्रूफ है. तो मतलब बहुत ही एक बात के लिए तो टेंशन हुआ कि ये नया टाइप का मैथ्स है जो हमने नहीं पढ़ा कभी, इस तरह का मैथ्स, एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स जिसे हम बोलते हैं. बट फिर धीरे धीरे मतलब मोल्ड होने लगे उस एनवायरनमेंट के अंदर, समझ आने लगा. कुछ चीजें नहीं भी समझ आती थी तो डिस्कशंस करते थे टीचर्स के साथ. एंड फाइनली मतलब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट हो गया. मैं इंटरेस्टेड तो थी मैथ्स में बट यहाँ होने के बाद इज व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे एमएससी में जाना है. जबकि मेरा प्लान इनिशियली ना तो बीएससी मैथ्स ऑनर्स का था ना ही एमएससी मैथ्स का था. मेरा प्लान इनिशियली वही था जो सब बच्चों का होता है इनिशियली, इंजीनियरिंग एमबीए और फिर जॉब, कॉर्पोरेट जॉब. ओके। तो बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो की वजह से मैं यहाँ पे आई बीएससी मैथ्स ऑनर्स की में. मतलब मार्क्स तो अच्छे थे इस वजह से आई बट मतलब कुछ थिंकिंग की वजह से यहाँ आई. बट इस यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर. और जब आप 3 साल पढ़ लेते हो तो अब आपको लगता है कि इतना ड्रास्टिक मैथ्स मैं पढ़ चुकी हूँ, अब मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, अब मुझे इसमें ही आगे करना. सो दैट इज व्हाट द होल स्टोरी इज अबाउट दिस. ओके, तो प्रोफेसर के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन था दी लेडी श्री राम कॉलेज में।
प्रोफेसर्स बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं वहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेक्शंस रहे हैं हमेशा। दे आर हेल्पफुल टू सॉल्व एनी डाउट्स यू हैव एंड एवरीथिंग। एंड कैंपस बहुत लाइवली है, मतलब आप स्टूडेंट्स हर टाइम आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। क्लब्स बने हुए हैं, सोसाइटीज बने हुए हैं, डांस सोसाइटी, सिंगिंग सोसाइटी, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। प्लस आप पढ़ाई भी कर रहे हो, लाइक फुल ऑन फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। थोड़ा सा इन द सेंस अटेंडेंस के चक्कर में कि हाँ अटेंडेंस वहाँ प्रॉपर रखनी है। और आप लोगों को ऑब्वियसली जब आप क्लास में जा रहे हो तो बैठ के पढ़ोगे भी, तो हम्म। वो अच्छा था। बट टीचर्स दे आर वेरी हेल्पफुल देयर, और बहुत ही अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से टीचर्स वहाँ आते हैं और पढ़ाते हैं। तो इट इज़ वेरी नाइस। ओके, तो ये तो था दीदी का बीएससी जो यहाँ से उन्होंने किया है। अब ये है मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी जहाँ से दीदी ने एमएससी किया। अब इसके बारे में बताइए। तो मिरांडा हाउस कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ मैंने ये कुछ पिक्स और है। हम्म। किया है अपना एमएससी। बेसिकली जो एनरोलमेंट था वो मिरांडा हाउस, बट जो मेन एमएससी की क्लासेस होती हैं वो फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो हम हम्म। वहीं सब कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, बिकॉज एमएससी में कुछ इतने बच्चे नहीं होते कि आप हर कॉलेज में अलग अलग क्लास ले रहे हो। तो एमएससी के अंदर अराउंड मे बी उस टाइम पे आई थिंक 300 के करीब एनरोलमेंट था स्टूडेंट्स का। तो वो सारे बच्चे जो अलग अलग कॉलेजेस में ड्यू के एनरोल हुए थे उनकी क्लास एक ही जगह होती थी। तो हम लोग वहाँ पढ़ते थे। एंड बहुत ही वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ऑब्वियसली पीएचडीज एंड पोस्ट डॉक्टरेट्स सब कुछ उन्होंने किया हुआ था। और वहाँ पे भी बहुत अच्छा मतलब मुझे रहा। वहाँ पे भी करने के बाद वही फील हुआ कि आई मीन मैथ्स के अंदर ही रहना है। एंड मुझे मेजर थ्योरी और कई सारे नए वहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिले जो मैंने बीएससी में नहीं पढ़े थे। फंक्शनल एनालिसिस, मेजर थ्योरी, और बहुत सारे हैं अलजेब्रा के अंदर मॉड्यूल थ्योरी एंड ऑल। तो बहुत अच्छा वहाँ रहा। मतलब सब कुछ ये है कि वहाँ फ्रेंड्स बन गए थे बहुत सारे, और आज भी वो फ्रेंडशिप्स कई चल रही हैं, तो विच इज़ वेरी नाइस। ओके, तो मेन है कि अगर आप इस तरह के अच्छे कॉलेजेस में जाते हो तो पहला तो आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जिससे कि आपको मैथ सीखने का, जिस भी फील्ड में आप हो वो सीखने का आपको मौका मिलता है, एक्सप्लोर करते हो। और कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं जिससे कि लाइफ टाइम एक रिलेशनशिप आपका रहता है। आप बहुत सारी नई नई चीज़ सीखते हैं, आपके फ्रेंड्स अच्छी जगह पे जाते हैं तो आप भी उनके साथ साथ सीखते हो। तो ये है मिरांडा हाउस की कुछ और पिक्स। ये भी कहाँ का पिक है, बता सकते हो? ये इनके मेन गेट का पिक है जहाँ से स्टूडेंट्स एंटर होते हैं। ओके। एंड यहीं से हम लोग जाते थे कॉलेज कई बार। एनरोलमेंट का कुछ है या कोई मार्कशीट चेक लेनी है या जो भी लेना है, हम वो जाते थे कॉलेज ये सब करने। बाकी क्लास हमारी दूसरी जगह पे होती थी। एंड बहुत सही एनवायरनमेंट था यहाँ पर भी। एक्चुअली इसका एनवायरनमेंट भी जो बच्चे वहाँ पे बीएससी कर रहे हैं मेनली, उनका एनवायरनमेंट भी वही है कि बहुत सारे सोसाइटीज हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा करिकुलर में इन्वॉल्व हो सकते हो अदर देन स्टडीज। स्टडीज तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी हैं ही, बट आउटसाइड स्टडीज ऑल्सो कुछ बैलेंस चाहिए होता है माइंड को। तो उसके लिए आप बहुत सारी और सोसाइटीज में इन्वॉल्व हो सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ओके, लेकिन आप इसमें ये बता सकते हो कि आपने जैसे बोला कि 300 बच्चे होते थे, मतलब कि सारे, मतलब कि क्लासेस अलग सबके एक साथ होते हैं, मतलब सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के बच्चे एक साथ मिलके क्लास करते हैं, ऐसा है क्या? मतलब हंसराज कॉलेज, सिरोडीमल कॉलेज, हाँ, ऐसा? तो नॉर्थ कैंपस के अंदर जितने स्टूडेंट्स एनरोल हुए एमएससी के अंदर, हम्म। उन जितने भी कॉलेजेस में वो सब लोग एक नॉर्थ कैंपस के अंदर एक फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल। ओके। आपकी आवाज कटेगी, अब हेलो। नहीं आ रहा। हाँ। हाँ तो हाँ तो मेरी वहाँ उस फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज में मेरी क्लासेस होती थी। हम सबकी क्लास होती थी। और जो साउथ कैंपस के बच्चे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, साउथ के कॉलेजेस हैं जो साउथ कैंपस में, उन लोगों की क्लास साउथ कैंपस के अंदर होगी, जहाँ वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर उन्होंने बिल्डिंग है वहाँ पे साउथ कैंपस की। तो वहाँ मैथ्स की क्लासेस होती थी। ओके, तो जैसे आप बता सकते हो नॉर्थ वाले में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं? नॉर्थ में किरोड़ीमल है, हंसराज है, स्टीफंस है, मिरांडा हाउस है। एंड उसके अलावा भी रामजस कॉलेज है वहाँ पे। ओके। तो बहुत सारे और कॉलेजेस भी हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर। एक्चुअली मेन हब वही है। फिर साउथ में थोड़े से
बिल्डिंग्स अलग दूर दूर होती हैं कॉलेजेस की साउथ ओके। कैंपस में, बट नॉर्थ कैंपस में सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट इन द सेम विसिनिटी रहते हैं। ओके, तो उन सबके क्लासेस एक साथ होते हैं, तो उसमें आपने हम्म। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए और मजा आया ओवरऑल। हाँ, बहुत बहुत सही रहा वहाँ पे एक्सपीरियंस। ओके। तो और इसमें एडमिशन का, क्योंकि ये तो टॉप कॉलेजेस में आता है मिरांडा हाउस, तो एडमिशन का क्या होता है क्राइटेरिया? तो एडमिशन तो एमएससी के टाइम पे एंट्रेंस टेस्ट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। आप वो लिख सकते हैं। उस टाइम पे मेरिट बेसिस पे भी स्टूडेंट्स, जो लोग बच्चे डीयू से बीएससी कर रहे थे, उन लोगों का अलग एक मेरिट लिस्ट भी बनता है। तो कुछ सीट्स उनके लिए होती हैं जो इन द क्रीम चल रहे हैं ऑलरेडी बीएससी में। ओके। एंड कुछ सीट्स आपके एंट्रेंस के बेसिस पे होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो कि बाहर के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी डीयू में नहीं पढ़े हैं आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे, वो एंट्रेंस देके वहां से अच्छे मार्क्स लाके, अच्छा रैंक लाके यहाँ एमएससी में एनरोल हो सकते हैं। ओके, तो ये दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप अपने ट्वेल्थ के और ग्रेजुएशन के मार्क्स इतने अच्छे रखो कि या फिर आपका एडमिशन हो जाए, या फिर आप एंट्रांस दे करके आ सकते हो। ये भी हाँ, दी बट वही का है इसमें मिरांडा? इसमें हम्म। चीज एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे अब नहीं पता कि क्या चेंजेस हो चुके हैं। मतलब उस हम्म। टाइम पे, हमारे टाइम में ये था कि हाफ हाफ हाफ, मुझे वेरिएशन नहीं पता, बट कुछ सीट्स बीएससी स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो क्रीम चल रही है मेरिट पे, और कुछ सीट्स एंट्रेंस के बेस पे था। ओके, ठीक है। तो अभी कुछ चेंजेस हुए होंगे, वो आप देख सकते हो, लेकिन ये भी मिरांडा हाउस का ही पिक है। क्लासरूम में फ्रैंकली स्पीकिंग इवन मैं भी नहीं थी, क्योंकि हमारी क्लासेस फैकल्टी में चल रही थी, फैकल्टी ऑफ ओके मैथ्स ओके। मैथमेटिकल साइंसेज में। बट आई थिंक इट इज फ्रॉम देयर, इट हैज अ लॉट ऑफ लाइक प्रोजेक्टर एंड ऑल इज देयर, पूरा एक्सपोजर है अच्छा। आउटसाइड से भी स्टूडेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो फॉरेनर स्टूडेंट्स भी फ्रेंड बनते हैं मिरांडा हाउस में, तो वहाँ के बन स्टूडेंट्स भी सकते आते हैं, बिकॉज हम जब पढ़ रहे थे एमएससी के अंदर, तो फॉरेन के स्टूडेंट्स भी आकर वहां से एमएससी कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हैं? और ओके। हम लोगों के भी एक या दो फ्रेंड्स उस टाइम पे बने थे जो फॉरेनर्स थे, और फिर वो करके आगे वहीं पीएचडी के लिए चले गए। ओके, ठीक है। ये पिक, ये मेस का है आई थिंक मिरांडा हाउस का। हम्म। ठीक है, तो ये सारे पिक्स हैं, आप देख सकते हो। यहाँ से दीदी ने आईआईटी मद्रास से अपना पीएचडी कंप्लीट किया। आप पीएचडी के बारे में बताओगे कुछ भी? हाँ, तो आईआईटी मद्रास में मैंने 2016 के अंदर ज्वाइन किया था। मतलब मुझे एमएससी के बाद ड्रॉप लगा था फॉर 1 ईयर टू एनरोल इनटू आईआईटी। एंड बीच में मैंने एक कॉरपोरेट जॉब भी किया था फॉर सम टाइम, बट देन आई रियलाइज मुझे यहीं पे रहना है, मैथ्स के अंदर ही रहना है। तो मैंने पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए अप्लाई किया। नेट जेआरएफ है आपका, और गेट एग्जाम है। तो वहाँ सब अप्लाई किया। उसके बाद 1 ईयर का मेरा ड्रॉप था बीच में, तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, और गेट एग्जाम मैंने क्लियर किया। उसके बाद मेरा एडमिशन यहाँ आईआईटी मद्रास में हुआ फॉर पीएचडी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ये था कि बहुत ही अच्छा रहा मेरे। आई आई हैड अ वेरी, मुझे बहुत ही सपोर्टिव गाइड भी मिले थे। मतलब he is very enthusiastic and very he wants students to do their work very enthusiastically, which is good for both the student and the guide। तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पे, एंड बहुत कोऑपरेशन मिला। एंड अच्छे से हम लोग सारा 6 इयर्स आई स्पेंट देयर ऑलमोस्ट। हाँ, बीच में कुछ कोरोना टाइम था जब मैं वहाँ पे नहीं थी, बट उसके अलावा बहुत अच्छा टाइम था। बहुत सारे फ्रेंड्स भी बनाए जो हमारे साथ बैचमेट्स स्टार्ट हुए थे, हमारे साथ चले। वो आज तक भी, मतलब अभी भी हम कांटेक्ट में हैं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत सही था। एंड ऑब्वियसली इतना नाम भी है कॉलेज का, तो अच्छा वहाँ पे रिसर्च का एनवायरनमेंट भी है। ओके, तो ये 6 ईयर एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है जो आप बिताते हो, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप दीदी से बात करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, तब तक कुछ आप पिक्स देख सकते हो। ये आपके पीएचडी फ्रेंड्स। हाँ, ये पीएचडी में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मैथ्स के एनरोल हुए हुए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे लैब में उस टाइम थे, या थोड़े लैब दूसरे लैब्स के भी थे। तो हम लोग कई बार मिलकर पार्टी करते थे फॉर सम बर्थडे सेलिब्रेशन और समथिंग। तो वहीं की पिक है, हम लोग के लैब की पिक है ये। ओके, ये दी, ये पिक। ये
मेरा कॉन्फ्रेंस का पिक है जो बिकॉज कोरोना टाइम में मैंने 3 कॉन्फ्रेंसेस मतलब अटेंड किए या प्रेजेंट किया, जो अपने पेपर्स प्रेजेंट किए, जो मेरे रिसर्च पेपर्स हैं और मेरे गाइड के साथ जो रिसर्च पेपर्स हैं। तो उसमें से 2 तो आई थिंक ऑनलाइन हो गए, बट दिस वाज वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस जो मैं फिजिकल अपीयर थी वहां पे कोरोना से जस्ट पहले। तो यहाँ पे हम लोग अपना रिसर्च का पेपर का वहाँ पे दिखा रहे हैं टू ऑल द अदर रिसर्च पीपल हु हैव कम देयर। तो वहाँ पे सब कॉन्फ्रेंस बेसिकली क्या है कि आप लोग जितने भी रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेसर्स हैं और जो एकेडमिशियंस हैं, वो सब लोग आते हैं, अपना अपना रिसर्च जो कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करते हैं टू द वर्ल्ड। एंड उसके बेसिस पे आप लोगों को कमेंट्स मिलते हैं कि बेटर कैसे हो सकता है आपका रिसर्च एंड दोज थिंग्स। तो उस एक्सपोजर के लिए कॉन्फ्रेंस किया जाता है, टू मेक मेक कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए और रिसर्च को देखने के दिखाने के लिए। तो ओके। ये एक एसआरएम में हुआ था तमिलनाडु में। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपोजर। ओके। तो ये सारे मौके आपको अपने जेबी में जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो या फिर पीएचडी के थ्रू मिला था ये मौका, पीएचडी करते समय? तो जेपी में मैंने रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले ज्वाइन किया है, बट ये जो एक्सपोजर था ये मुझे आईआईटी मद्रास के थ्रू ही मिला था ओके। इन ड्यूरिंग माय पीएचडी। ओके। तो आप देख सकते हो ये भी एसआरएम वहाँ पे का ही पिक है, और ये आपको अवार्ड मिल रहा है आई थिंक, या सर्टिफिकेट उसके थ्रू है? सर्टिफिकेट है, पेपर हमने प्रेजेंट किया वहां पे उसके लिए। ओके। और ये दीदी का आईटी मद्रास कॉन्वोकेशन, इसके बारे में हाँ, कुछ ये बोलना चाहोगे आप? तो कॉन्वोकेशन के लिए ही एक्चुअली सब रिसर्चर्स वेट करते हैं कि किस दिन आएगा, मेरा पीएचडी खत्म होगा और मैं कॉन्वोकेशन में जाऊंगा या जाऊंगी। यस। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है। वी आर वेरी हैप्पी कि खत्म हो गया पीएचडी फाइनली एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप इन आवर लाइफ। यस। तो ये यहाँ पे मैं वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स देयर इन आईआईटी मद्रास। तो ये मुझसे काफी छोटा है, ही इज 6 years यंगर टू मी। तो ओके। उनको अपनी डिग्री मिल रही थी वहां पे और पोस्ट ग्रेजुएशन की और सॉरी एमएस की, और मुझे पीएचडी की डिग्री मिल रही थी। तो ओके। हम लोगों ने बस एक फोटोग्राफ खिंचाया वहां पे और थोड़ा पार्टी किया बस। ओके। ये भी, ये कहाँ का पिक है और क्या है बता सकते हो? ये भी कॉन्वोकेशन का ही है। सो एक साइड मेरे फादर हैं ओके। और एक साइड मेरे हस्बैंड हैं। ओके। तो दोनों ही मेरे कॉन्वोकेशन के लिए प्रेजेंट थे वहां पे एंड बहुत अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंस था। ओके। अ, तो यहाँ पे आपने मैं शादी साउथ में की थी? हाँ, तो हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग कोरोना टाइम में मैं घर पे आई ओके। और एक्चुअली हाँ, उसके बाद में जब वापस आईआईटी गई तो मुझे ऐसा कुछ, मैं कैट्स को थोड़ा बहुत कुछ ऐसा फीड करती थी, लाइक ग्राउंड के अंदर कहीं कोई कैट दिख गई तो थोड़ा ओके। दैट टाइम ओनली, मतलब किसी ग्राउंड में आई वॉज जस्ट सिटिंग विद 2-3 कैट्स एंड गिविंग देम सम फूड व्हेन आई मेट हिम। तो यस। ही इज ऑल्सो एनिमल लवर। तो हम ओके। लोग मिले, बात हुई और फिर आई मीन थोड़ी फ्रेंडशिप भी हो गई बिकॉज वी आर बोथ ऑफ मैरिजेबल एज दैट टाइम। यस। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, शादी करेंगे एंड ही इज फ्रॉम केरला। ओके। तो फिर हो गई हमारी शादी आई थिंक अंदर 1 year। यस। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस दी। और ये सर क्या कर रहे हैं अभी, मतलब ये भी पीएचडी कर रहे थे आपके साथ वहाँ पे? हाँ हाँ, तो आईटी ये मद्रास पीएचडी कर रहे हैं अभी भी। इनका में। ओके। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी चल रहा है। ओके। मटेरियल साइंसेस डिपार्टमेंट है वहाँ पे। तो ओके। इनका अपना काफी वास्ट काम चल रहा है रिसर्च का और काफी अच्छा। तो ये अभी कर रहे हैं। तो वहीं पे हम मिले थे पीएचडी के टाइम पे, बट ओनली थिंग कि हम लोगों के डिपार्टमेंट्स डिफरेंट थे। ओके। ठीक है, तो ये देखो दीदी ने अपना बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, तो थैंक यू सो मच दी। और अब आगे चलते हैं, ये दीदी के कुछ शादी के पिक्स हैं जो दीदी ने हाँ, हमारे ये साथ शेयर हमारे किए। रिसेप्शन के पिक्चर्स हैं साउथ के ही। ये यहाँ पे मेरे इन लॉज भी हैं, मेरी फैमिली भी है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर ओनली थिंग, वन थिंग विच आई फील, आई मीन इट्स वेरी पर्सनल बट आई वांट टू मेंशन हियर कि मेरी मदर एक्सपायर हुई 2020 के अंदर। शी हैड 10 year लॉन्ग बैटल विद कैंसर।
सो ओके। वो बेसिकली शी इंस्पायर्ड मी टू बिकम अ प्रोफेसर एंड एवरीथिंग। सो उन्होंने उनका सपना था, और जब वो पूरा हुआ बस ये मेरे मन में रहा कि वो वहां पे नहीं थी उस टाइम पे, एंड इवन मेरी शादी में। तो एक बस ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ा मिस आउट हो गया वहां पे, बट आई थिंक आई एम होपिंग दैट शी इज वाचिंग मी फ्रॉम हेवन, एंड डेफिनेटली वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बहुत तो बढ़िया। जस्ट मेंशन इसलिए करना था क्योंकि आई मीन शी इज नॉट इन द फोटोग्राफ, बट शी इज देयर विद मी, सो सिर्फ इसीलिए। ऑब्वियसली दी, ऑलवेज ऑलवेज। ये आपके चेहरे की खुशी बताती है कि शी इज लाइक वॉचिंग यू फ्रॉम यस, हेवन। यस, डेफिनेटली। तो चलो, दीदी ने काफी चीजें तो हमें बताई हैं। अब मैं दीदी से पूछता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हो, सभी कोई आप जानना चाहते हो। तो सबसे पहला चीज कि जो सपना सबका होता है, ड्रीम लाइफ, आप उस ड्रीम लाइफ को जी रहे हो अभी प्रेजेंटली, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, क्या बताना चाहोगे? सो मेरा सजेशन एक्चुअली टू केसेस में बट जाएगा। सो ये है कि एक केस वो जिन्हें मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हम्म। और इंटरेस्ट इतना है कि मतलब कुछ करना चाहते हैं मैथ्स में, या कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ अपना नाम बनाना चाहते हैं मैथ्स में। हम्म। तो वही लोग पीएचडी की तरफ मैं बोलूंगी कि इंक्लाइंड हो, बिकॉज पीएचडी चाहती है बहुत सारा पेशेंस और बहुत ज्यादा रिगरस काम, जिस तरह का काम शायद आपने ट्वेल्थ तक कभी नहीं किया होता। इवन बीएससी एमएससी में भी आप रिसर्च नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ कोर्सेज पढ़ रहे होते हो, एग्जाम्स लिख रहे होते हो। बट पीएचडी एक टोटल डिफरेंट एनवायरनमेंट हो जाता है, तो आप उस लाइन में बीएससी एमएससी और पीएचडी वाली लाइन में तभी चलें जब आपको बहुत अच्छा मतलब फील हो। पीएचडी तक स्पेशली आप तब आए जब आपको लगता है कि आपको बहुत मोटिवेटेड है अंदर से मैथ्स के लिए। बट अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि मैथ्स नहीं हो पाएगा या जैसा, तो आप बीएससी कर लें, मैथ्स में बहुत अच्छी है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप बीएससी मैथ्स के बाद कॉर्पोरेट में जॉब्स में भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएसयूज में भी जा सकते हैं। और फिर ऑब्वियसली पीएचडी का तो एक ऑप्शन है ही, जहाँ से आप आगे चलकर प्रोफेसर उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सिर्फ मोटिवेशन जो है वो बहुत मेन फैक्टर है, क्योंकि आई डोंट वांट कि पीएचडी में जाने के बाद आपको रियलाइज हो कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, बट पेशेंस बहुत चाहिए इसके अंदर। तो ओके। मेनली यही है कि आप अपना थोड़ा सा एनालाइज करें सिचुएशन को बिफोर हैंड, बिफोर गेटिंग इनटू एनीथिंग, और दो तीन लोगों से बात करें जो ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, और उसके बाद ही आप कुछ डिसीजन लें। ओके। तो सबसे पहले हम तो आगे कंटिन्यू करेंगे इंटरव्यू को, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मुझे पूछनी है दीदी से। बट दीदी का टाइम लिमिट था 1 बजे तक का ही, तो आपकी क्लास एक्सटेंड होगी, करते हैं। कर सकते हैं ना? एक्सटेंड करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि पीएचडी के लिए हमें लोगों से बात, मतलब पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट है या नहीं। बट कितनी बार ऐसा होता है कि हमें टीचिंग में तो इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, बट उतना जो रिगरस रिसर्च करना होता है उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। इन दैट केस बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें पढ़ाने में तो मजा आता है, बट लगता है कि मैं इतना रिसर्च करने में मुझे मजा नहीं आ रहा है पढ़ने। हाँ, देखिए इसमें क्या है ना कि अब तो शायद मेरे ख्याल से मैंडेटरी हो गया है पीएचडी करना टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एवरीथिंग। बट एक जब हम लोग ने नेट जेआरएफ वगैरह दिया, तो उस टाइम पे एक ये था कि नेट लेक्चरशिप भी था, हम्म। अभी भी है, यस। जिसमें आप एमएससी के बाद लेक्चरशिप का नेट क्लियर करके आप लोग क्या कहते हैं इसमें लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। तो इवन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं पे भी जहाँ पे नेट एक्सेप्ट होता है, मोस्टली जगह पे होता ही है, तो आप वो कर सकते हैं। बट हुआ क्या है कि मेन अब आज जो सिनेरियो चल रहा है कि लोग नेट भी चाह रहे हैं, प्लस दे जो शायद रूल्स चेंज हुए हैं उसमें पीएचडी भी करना इम्पोर्टेंट है। हम्म। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अगर आपको टीचिंग में मेनली इंटरेस्ट है, नेट वगैरह तो डेफिनेटली आप दो ही, क्लियर करो ही, और आप अप्लाई भी करो। ऐसा नहीं कि आपकी पीएचडी नहीं है, अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए टीचिंग को, आप अप्लाई कीजिए लेक्चरशिप के लिए, फॉर्म्स भी फिल कीजिए, क्या पता मतलब निकल आए उसमें।
बट दूसरा चीज ये कि आप फिर दूसरे और बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे आपको पीएचडी नहीं चाहिए, जैसे कि आप कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारा हाई पैकेज मिल रहा है आज कोचिंग सेंटर्स में, मैं देख रही हूँ। हम्म। एक काफी अच्छा मतलब मॉनेटरीली आप साउंड फील करेंगे आफ्टर टेकिंग अ जॉब। तो वो चीज मुझे लगता है कि अच्छा है कि अगर आपको सिर्फ टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप उस लाइन में भी जा सकते हैं। आपको पढ़ाना तो स्टूडेंट्स को ही है, तो हम्म। आप चाहे आप उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा लीजिए। सो दैट इज वन वन थिंग, वन वे आई थिंक दैट ओके। कैन बी डन। तो दी मैं जैसे अपना बताऊंगा अगर, तो जैसे मुझे भी टीचिंग में इंटरेस्ट आ रहा है और मैंने ऑलरेडी, अगर मैं किसी कॉलेज के थ्रू जाता तो मैं एक कॉलेज के बच्चों को पढ़ा सकता था, लेकिन मैं यूट्यूब के थ्रू आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे अलग अलग बच्चे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और भी बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो ये लाइन कैसा है आपके, अगर कुछ बताना चाहो फिर मैं बताता हूँ इस लाइन के बारे में, मतलब कि अगर कोई बच्चे यूट्यूब के थ्रू अगर चाहते हैं आफ्टर बीएससी और एमएससी कि वो कंटिन्यू करें। तो देखिए, डेफिनेटली मुझे लगता है कि स्पेशली कोरोना टाइम में हम सबने देख लिया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप जरूरी नहीं है कि फिजिकली प्रेजेंट हो तभी आप कुछ सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को उठाकर वहां से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और कई प्लेटफॉर्म्स जैसे एक दिशा एजुकेशन भी है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं और अच्छे टीचर्स हैं वहां पे। तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये वन ऑफ डेफिनेटली ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म सबको मिला है कि आप अपना नॉलेज शेयर कर सकें और स्टूडेंट्स को भी कि वो अपना आपसे नॉलेज ले सकें। तो ये अच्छा है और डेफिनेटली विथ टाइम ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन बन जाता है कि आप मतलब एज अ जॉब भी इसे कर कर पाते हैं फिर। तो इट इज आई थिंक अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके। आपको मजा आ रहा है पढ़ाने में, टीचिंग में मजा आ रहा है? मुझे टीचिंग करना पढ़ने पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, ओके। क्योंकि डेफिनेटली ऐसा एक्सपीरियंस। लगता है कि चलो अगर एक या दो स्टूडेंट्स को भी ऐसा फील हो गया कि नो मैथ्स इज इंटरेस्टिंग, तो वो मेरे लिए एक बड़ी बात हो जाएगी। तो ऑब्वियसली वो एक मोटिवेशन है पढ़ाने के पीछे। तो अच्छा लग रहा है, टीचिंग में मजा आ रहा है। हमारे भी कॉन्सेप्ट पुराने जो हम पीएचडी के टाइम पे भूल जाते हैं क्योंकि हम इतना रिगरसली एक एरिया के अंदर फोकस्ड हो जाते हैं, तो वो हम रिवाइज कर पा रहे हैं सब चीजें। तो तो इट कोई इज एक्सपीरियंस, डेफिनेटली आपका कोई एक्सपीरियंस किसी स्टूडेंट के साथ, किसी ने आके बोला मैम आपने मुझे ऐसे सिखा दिया मैथ, मैं नहीं जानती थी? एक्चुअली है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि जस्ट इन द लाइक 2-3 मंथ्स के मतलब इसमें टेन्योर में मुझे बहुत अच्छे मतलब कमेंट्स जो कॉम्प्लीमेंट बोल लो वो मिलेंगे। तो बट ऐसा हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स ने आके मुझसे बोला कि मैम हम हमें आपका पढ़ाना बहुत समझ आ जाता है, तो आप क्या हमारे लिए एक्स्ट्रा कुछ टाइम निकाल सकते हैं क्या। ओके। तो मैंने बोला कि हाँ, टाइम तो निकाल सकते हैं, आप आइए अपने डाउट्स लेकर आइए, या फिर अगर आपको वे ऑफ स्टडिंग सीखना है वो भी बता सकते हैं थोड़ा बहुत। तो अच्छे मिले हैं कॉम्प्लीमेंट्स, दो टू 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 थ्री स्टूडेंट्स से तो डेफिनेटली। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। तो दीदी के बोलने से के तरीके से आप देख सकते हो कि दीदी कितना अच्छा पढ़ाती होंगे। तो अगर आप भी जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दीदी अभी पढ़ा रही हैं, तो वो है वहां से सब बच्चे कर सकते हैं, बीएससी बीटेक और सारी चीजें होती है। देखिए, बीटेक तो है, ऑब्वियसली एमटेक भी है, और अपना एमएससी भी है मैथमेटिक्स ओके। में, पीएचडी भी है मैथमेटिक्स में यहाँ पे। ओके। और बीएससी की जहाँ तक बात की, जो मैथ्स डिपार्टमेंट बीएससी आपको दे रहा है इस टाइम, आई थिंक वो बीएससी इन कंप्यूटर साइंसेस है। तो वो एक ऑप्शन है बीएससी का। ओके। तो ये सारी चीजें हैं ऑप्शन में, जो आप चाहो तो वहां से कर सकते हो। अब आप दीदी बताओ कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपके ऊपर एज अ टीचर? तो देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जब हम लोग आते हैं तो ऐसा पता नहीं होता, हमें लगता है कि सिर्फ पढ़ाना ही है। बट जब हम आते हैं तब हमें समझ आता है कि बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं एज अ टीचर। आपको रिजल्ट क्रिएट कर मतलब करना है, फाइनलाइज करना है चीजों को। जब आप एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर बना रहे हो, तो आंसर चेकिंग कर रहे हो, आंसर स्क्रिप्ट चेक कर रहे हो, रिजल्ट फॉर्म कर रहे हो, या इन्विजिलेशन ड्यूटीज है एग्जाम के अंदर।
ये सब जो चीजें हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी और चीजें होती हैं सिस्टम के अंदर जो आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर आप करते हो। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक आपको ऑन द टोज ही रहना पड़ेगा लाइक अ कॉर्पोरेट जॉब और समथिंग। तो आप ऑन टोज रहोगे, बट एट द सेम टाइम वन जो एक अच्छी चीज ये है इसमें कि आप पढ़ भी रहे हो साथ में, और आप आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप कुछ मतलब बहुत डिफिकल्ट, बिकॉज आपको ऑलरेडी अगर किसी को अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट कुछ हो रहा है, बिकॉज आप टीच कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो। तो एक अच्छी चीज इसमें कि इसमें लर्निंग भी है उसी सब्जेक्ट के अंदर जो आपको पसंद है, रादर देन समथिंग डिफरेंट जो आपको पता आइडिया ही नहीं था कि क्या है। तो ओके। वो अच्छी चीज है। तो बहुत सारी इवेंट्स वगैरह भी जो होते हैं तो उसमें भी आपको मैनेजमेंट करना होता होगा, इवेंट ऑर्गेनाइज करना होता होगा। हाँ जी, जैसे कि अब जब आप ऑब्वियसली इतने लेवल पे आ जाते हो तो आप कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जैसे मैंने बताया पीएचडी में भी कॉन्फ्रेंसेस, तो वो कॉन्फ्रेंसेस कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है तब वो कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। तो हम्म। ऑर्गेनाइजेशन कमिटी होती है जिसमें टीचर्स को रखा जाता है, प्रोफेसर्स को रखा जाता है। और डिपेंड करता है कि कौन मेन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके ऊपर, तो आपको ये ऑप्शंस एक्सपोजर मिल जाता है कि हाँ आपके ऊपर आप अपना बोल सकते हो कि मुझे भी ये कंडक्ट करवाना है। तो आप लोगों को एक टीम बना के एक आप कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करा सकते हो, या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हो, या वर्कशॉप सेमिनार्स, एस्टीम्ड जो स्पीकर्स हैं वो आकर अपना टॉक्स दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी उससे बहुत मतलब फायदा होता है। तो ये सब चीजें हैं। ओके, पढ़ने से कितना डिफरेंट है पढ़ाना? पढ़ने से तो काफी डिफरेंट है पढ़ाना, क्योंकि पढ़ने में आपको पता है कि आपका टैक्टिक क्या है, राइट, कि आपको इस तरह से समझ आता है तो चलो इसको इस तरह से पढ़ लिया, ठीक है। या आपने कोई चीज को दिमाग में रखना है तो मैंने कोई फॉर्मूला बना के दिमाग में रख लिया कि ठीक है। बट जब पढ़ा रहे हो तो आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी नहीं सोचनी है, आपको ये भी देखना है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी ऐसा इस तरह से पढ़ाया जाए कि उन सबके समझ में आ जाए, जिन जो लेवल में हर एक की अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो हम्म। एक ऐसे लेवल पे लेकर चलना है कोर्स को कि सबको इक्वली समझ आता चले, एटलीस्ट ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल। तो अपने तरीके में तो ऑब्वियसली आप रहोगे ही, प्लस आपको ऐसी भी चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि आपकी क्लास को इजीली समझ आए। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्योंकि दीदी ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जब हम पढ़ते हैं तो हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि मुझे कैसे समझ में आए और हम समझते हैं। बट जब हमें पढ़ाना होता है तो अगर हमारे क्लास में 30 स्टूडेंट्स है तो उन 30 स्टूडेंट के माइंड से हमें सोचना पड़ता है कि वो बच्चा कैसे सोचेगा और समझ पाएगा कि नहीं मेरे ये बोलने से। तो टीचिंग करना बहुत मल्टीटास्किंग वाला काम है। तो ये इसकी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर आप सही से करो तो अभी हम दीदी से बात करेंगे, लेकिन दीदी का हम चलो सीवी दीदी ने बोला है कि वो शेयर करना चाहती है हमारे साथ। तो हम शेयर देखते हैं दीदी का सीवी। जस्ट अ मिनट, मैं आपको शेयर करता हूँ। तो ये है सीवी, तो आप देख सकते हो सबसे पहला चीज दीदी ने पीएचडी किया है और मतलब 10th 12 सारे मुझे ग्रेड्स आप मुझे देख सकते हो। मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या प्रेजेंटेड है स्क्रीन में? आई थिंक यस, मैं एक बार चेक कर, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं सर। हम्म। ठीक है, दी अब दिखाई दे रहा होगा आपको। हम्म। तो ये आप देख सकते हो जैसे कि दीदी ने 10th 93.20%, 12 92, तो सारे अच्छे स्कोर्स हैं। तो आपको ग्रेड्स अपने सीजीपीए मेंटेन करके रखने हैं। ये आप बता सकते हो कि किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, आपके ग्रेड्स अच्छे होने से क्या बेनिफिट मिलता है आगे एग्जाम आगे। देखिए ऑब्वियसली ग्रेड बेनिफिट ये है कि जैसे ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स थे तो उसी मार्क्स के बेसिस पे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर पाए, राइट, करेक्ट। फॉर बीएससी। हम्म। और बीएससी में अच्छे मार्क्स थे तो मैं मेरिट लिस्ट के थ्रू बी एमएससी में जा पाई ओके। मैथमेटिक्स के लिए। एंड ऑब्वियसली लोग आईआईटी जैम वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करते हैं बीएससी के बाद, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बट मैंने उस टाइम नहीं किया था। तो उसके बाद हम लोग एमएससी के मार्क्स पे देखें तो पीएचडी जब हमारा सिलेक्शन होता है तो ऑब्वियसली वो लोग एमएससी के मार्क्स भी चेक होते हैं वहां पे हम्म। कि
क्या स्कोर रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है स्टूडेंट का, तो सारे मार्क्स चेक होते हैं। मे बी नॉट दैट माइन्यूटली, बट किसी के अच्छे मार्क्स हैं तो ऑब्वियसली वो एक अच्छे उसमें आ जाता है कि हाँ ये दिस इज वेरी गुड पोटेंशियल कैंडिडेट। हम्म। तो ये है। तो देख सकते हो अब मार्क्स मैटर करते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे बात करते हैं, जैसे पीएचडी थीसिस, इसके बारे में यदि आप छोटा सा कुछ बताना चाहोगे ये चीज़। पीएचडी थीसिस में वही मैंने आपको बताया कि मेरा काम था एवोल्यूशनरी गेम थ्योरी के अंदर, हम्म। और हम यहाँ पे स्टेबिलिटी पढ़ रहे थे, कई सारे सोल्यूशन पॉइंट्स की, कि क्या वो स्टेबल होगा या नहीं होगा, होगा तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं स्टेबिलिटी के, उनके कनेक्शंस बनाने के लिए स्टैटिक और डायनेमिक स्टेबिलिटी के अंदर जो हम रिलेशन बना पाए वहां पे वो हमने बनाए। तो यही मेरा पीएचडी का थीसिस का पार्ट था। आप कुछ ऐसे तरीके से बोल सकते हो दी कि बीएससी का बच्चा भी समझे, क्योंकि ये बीएससी के बच्चे को ये समझ में नहीं आएगा कौन सा हम्म। डायनेमिक और क्या। तो कुछ बता सकते हो किससे तो रिलेटेड है ये। स्टैटिक चीज वो होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, और हम्म। डायनेमिक मतलब जो टाइम के साथ चेंज होता है। ओके। ठीक है। हम्म। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं। स्टेबिलिटी मतलब आप अपनी पॉइंट पे स्टेबल हैं या नहीं हैं। हम्म। ठीक है। तो आप स्टेबिलिटी, एक स्टैटिक स्टेबिलिटी होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती किसी भी सोल्यूशन की, और एक होती है डायनामिक स्टेबिलिटी जो टाइम के साथ चेंज होती जाती है। ठीक हम्म। है। तो टेक्निकली इन दोनों को रिलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ओके। एक टाइम के साथ चेंज हो रही है और एक नहीं हो रही है। हम्म। बट कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम कर पाते हैं, कुछ कनेक्शंस हम बना पाते हैं, कि स्टैटिक माइट इम्प्लाई डायनेमिक और डायनेमिक माइट इम्प्लाई स्टैटिक, उस तरह की चीजें तो वो हमने पढ़ी। गेम थ्योरी मेनली क्या है कि अगर आपके पास दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, या कंपटीशन कर रहे हैं किसी चीज को ओके। लेकर, हम्म। ठीक है, हर दोनों के पास अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं। एक बंदा कहेगा मेरे पास ये स्ट्रैटेजी है, और दूसरा कहेगा मेरे पास ये अपनी स्ट्रैटेजीज हैं। तो अब आप क्या ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज चूज करो कि आप दोनों को मतलब वो डिपेंड करता है गेम कैसा है, कि हमारा एम क्या है। तो दोनों को अपने अपने स्ट्रैटेजीज खेलने की वजह से उस कंपटीशन के बीच में अपना अपना लॉस या अपना अपना गेन मिलता है, राइट। यस। तो उस गेन या लॉस को किस तरह से ऑप्टिमल रखना है वो डिपेंड करता है गेम पे, कि हमारा गेम कैसा है। हमें जॉइंट गेन की बात कर रहे हैं या अलग अलग गेन की बात कर रहे हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कि किस तरह से बेस्ट सोल्यूशन मिल पाए वो हम गेम थ्योरी में पढ़ते हैं। ओके, तो आप बेसिकली देख सकते हो जो इतने बड़े कैसीनोज वगैरह चलते हैं तो उनके पीछे भी हम्म। यही सब उसके होता है पीछे भी कंसेप्ट। यही थ्योरी है। और जिन लोगों को गेम थ्योरी की बेसिकली नॉलेज है, जो एप्लीकेशंस ऑफ गेम थ्योरी की नॉलेज जिन लोगों को है स्पेशली, हम्म। वो लोग इस तरह की चीज में अच्छा पैसा भी कमा पा लेते हैं। तो ओके। मतलब, तो ये चीज़ है दीदी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें आप देख सकते हो, ये पढ़ सकते हो आप। और क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा तो हम आगे पढ़ते हैं, या आप अपने खुद देख सकते हो, दीदी ने शेयर किया है आपके साथ। अब स्कॉलस्टिक अचीवमेंट्स में दीदी आप कुछ बताओ इसके बारे में। ये जो प्रोग्राम्स आपने कंडक्ट किए थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसमें आपने कोऑर्डिनेट किया था सिक्स्थ इंटरनेशनल हाँ जी, हाँ कॉन्फ्रेंस। जी। तो मैं पहले तो एक बात बोलनी चाहूंगी, जो अभी कैसीनो की बात हुई तो मैं कुछ मतलब सपोर्ट नहीं करती उस चीज को कि बट सिर्फ बता रही हूँ कि हाँ कुछ लोग यूज होता है वो कॉन्सेप्ट। ठीक हम्म। है। तो हम्म। बट स्कोलास्टिक अचीवमेंट्स की बात की जाए तो फर्स्ट है, जो मैंने अभी अभी रिसेंटली एक कैरियर गाइडेंस लेक्चर दिया था, और टू सम स्टूडेंट्स बेस्ड कुछ जनरल टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो नेट जेआरएफ गेट के बारे में बात हुई थी वहां पे, हम्म। और जनरल एप्टीट्यूड जो एक मेन सेक्शन होता है इन बोथ एग्जाम्स, उनके क्या क्वेश्चंस और ओवरव्यू उसके बारे में बात हुई थी। तो एक ये लेक्चर डिलीवर हुआ था एमएससी स्टूडेंट्स को। बाकी नेक्स्ट में जो है कॉन्फ्रेंस है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग कमिटी तो कोई डेफिनेटली हमसे सीनियर प्रोफेसर्स हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम्म। कॉन्फ्रेंस को। बट कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग टू टू सेशंस, मतलब जैसे एक सेशन चल रहा है जिसमें एक कीनोट स्पीकर हैं, एक प्लेनरी टॉक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके अच्छे डिस्टिंग्विश्ड आई मीन एकेडमिशियंस आए हुए हैं अपनी अपनी टॉक्स देने के लिए। तो स्टेज पे सारा उसको ऑर्गेनाइज करना, और उस स्टेज के बाहर भी कि कैसे किसको क्या, मतलब है ना, जिस तरह से प्रोफेसर्स हैं कोई आ रहे हैं तो उनको वेलकम करना, या
उनके बारे में एक शॉर्ट सीवी या ब्रीफ सीवी उनका बताना, वो सब ओके कोऑर्डिनेशन का पार्ट होता है। तो वो कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके, उसके वो बाद कोऑर्डिनेशन आपने किया था जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें भी आपको ऑफर मिलती हैं जब आप पढ़ाते हो। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, मतलब कि बहुत सारे अच्छे वर्क्स हैं जो आप करते हो, तो इससे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है। ये इंस्टीट्यूट रिसर्च अवार्ड, इसके बारे में आप बताओगे कुछ? तो ये जो इंस्टीट्यूट रिसर्च अवार्ड है बेसिकली, आप अपना जब रिसर्च वर्क अच्छा कर लेते हो, जैसे मैं आईआईटी मद्रास से कर रही थी, तो वहां पे ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बात है। तो आईआईटी मद्रास में ऐसा एक ऑप्शन है कि आपको एक इंस्टीट्यूट रिसर्च अवार्ड करके है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर डूइंग गुड कंसिडरेबल रिसर्च। तो आप अपना अच्छा गुड क्वालिटी रिसर्च, क्वांटिटी भी मैटर करता है थोड़ा बहुत। तो आप उसको करने के बाद आप अप्लाई करें। इन योर पीएचडी टेन्योर में अप्लाई करना है, ये नहीं कि बाद में कर रहे हैं। तो वहां पे फिर एक स्क्रीनिंग कमिटी बैठती है जो चेक करती है कि डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स के क्या क्या डिफरेंट रिसर्च रहे हैं, क्या रिसर्च पेपर्स रहे हैं। और उस बेसिस पे फिर एक अवार्ड जो है डिसाइड होते हैं। तो सिर्फ एक अवार्ड नहीं है एक्चुअली, इंस्टीट्यूट रिसर्च अवार्ड में हर डिपार्टमेंट से कुछ अवार्ड्स होते हैं। तो ओके मेरे डिपार्टमेंट में आई थिंक उस टाइम 2 स्टूडेंट्स को अवार्ड मिला था, जिसमें से एक मैं थी। ओके। फिर उसके बाद गेट में दीदी का 26 रैंक था, एंड देन फिर ये थी यूनिवर्सिटी रैंकर सर्टिफिकेट। हाँ, तो एमएससी मैथमेटिक्स में सेकंड रैंक आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी पुल के अंदर। तो उसमें एक रैंकर सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी रैंकर सर्टिफिकेट मिला था कॉलेज से। ओके और उसके अलावा नेक्स्ट जो लेडी श्रीराम कॉलेज में जब बीएससी कर रही थी, तो उस टाइम पे भी फर्स्ट ईयर में स्पेशली हाईएस्ट मार्क्स थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट, तो सर्टिफिकेट मिला था, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था। तो ओके। वही इसमें है। तो अब क्योंकि भी आपके इतने ज़्यादा अच्छे रहे हैं बीएससी एमएससी में मार्क्स और सारी चीज़ें मैथ्स को लेकर के, तो आप बताना चाहोगे आप मैथ्स में आए कैसे? मैथ्स आपने लिया कैसे आफ्टर ट्वेल्थ? तो ये थोड़ा फनी हो जाएगा स्टोरी एक्चुअली, सबका क्योंकि फनी होता है, सब एक्सीडेंटली आते हैं, बहुत सारे लोग। आप भी बताओ। हाँ। तो फनी ये था कि मैं जा रही थी इंजीनियरिंग, मैंने इंजीनियरिंग के भर भर के एग्जाम्स दिए। और ओके मेरे को था कि मुझे तो इंजीनियरिंग ही करनी है, मैं बचपन से सपना लेकर चल रही हूँ अपने, देख कर सब लोगों को। ओके तो उसके बाद, बट ऑन द सेफर साइड दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एक फॉर्म हमने मैथ्स का भर दिया था, बीएससी मैथ्स का, क्योंकि किसी सीनियर ने ये भी बताया था कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो हम्म फिल कर दिया। उसके बाद मैथ्स में इंटरेस्ट तो था ट्वेल्थ के बाद से ही, 11 ट्वेल्थ में पसंद था मैथ्स। तो बट क्या हुआ कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, नाम नहीं लूंगी उस कॉलेज का, बट मैं जब अपने ड्रीम कॉलेज में गई, तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो हॉस्टल की जो सिचुएशन थी वो बहुत बुरी थी, इन द सेंस कि सब लोग एक छोटे से कमरे के अंदर, बहुत सारे लोग, मतलब 4 लोग एक छोटे से कमरे के अंदर रह रहे हैं। एंड मुझे लगा कि ये तो बहुत सफोकेटिंग हो जाएगा मेरे लिए। अब ऑप्शंस मैंने 2 लिए थे, बट फिर बीच में क्या हुआ कि मेरे फादर ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, या कह लो कि कहा कि एक बार बस जाके देख लो, और लेडी श्री राम में चलते हैं, तुम्हारा एनरोल करा देते हैं बीएससी के लिए। तो ओके मैंने बोला कि ठीक है चलो। तो हम लोग वहां गए। और जाने के बाद वहां पे कॉलेज तो अच्छा लगा ही ऑब्वियसली बहुत। बट हम लोग साइड बाय साइड हम पीजीज भी देख रहे थे कि रहने के लिए, हॉस्टल नहीं मैं देख रही थी वहां पे, बिकॉज मेरा एक प्रॉब्लम था कि मुझे एसी वाला चाहिए एंड ऑल दैट, तो मैं पीजी देख रही थी वहां पे। तो ओके। पीजीज कुछ नए बने थे उस एरिया में उस टाइम पे। हम्म और एक पीजी देखते ही, मतलब मैंने कंपेयर किया सडनली कि मैं बीटेक के लिए वो जा रही थी, तो वहां का हॉस्टल तो बहुत खराब था, यहाँ तो पीजी बहुत सही है। तो सिर्फ इस वजह से, सिर्फ वे ऑफ लिविंग में रहने, मतलब किस तरह से आप रह रहे हो वो चेंज करने के लिए, मैंने आपने कॉलेज चेंज कर बीटेक दिया। से रिफंड लेकर, मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, रिफंड लेकर मैं बीएससी में एनरोल हो गई। तो ओके। ये एक फनी स्टोरी है। बट मेरे को लगता है कि वो डिसीजन मेरे फादर का मेनली बहुत बेस्ट रहा मेरे लिए, कि बीएससी मैथ्स का। तो वही है। तो अगर वो पीजी अच्छा होता अगर इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो आज हमें दीदी जैसे मैथमेटिशियन नहीं मिल पाते। बट हाँ, कुछ और कर रही होती। हाँ इंजीनियरिंग के बाद कोई जॉब कोई कंपनी में।
बट खैर, तो ये दी आपका, और ये स्कॉलरशिप अवार्ड और ये फिर अनुपमा दुआ स्कॉलरशिप, इनके बारे में आप बता दो ताकि बच्चे अगर करना चाहें तो करें। तो ये सब बीएससी के ही पार्ट है। मतलब गोल्डन की इंटरनेशनल ऑनर सोसाइटी उस टाइम आई थिंक डेवलप हो रही थी ऑलमोस्ट, जब ये अवार्ड निकला था। तो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने मार्क्स के बेसिस पे, और अपने आपने जो भी कम्युनिटी सर्विस की है अगर अपनी लाइफ में, तो उसके बेसिस पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर आपको एक अवार्ड, एक एक ही अवार्ड था उस टाइम पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिर्फ एक ही स्टूडेंट को मिल सकता था, तो वो मिला था। और उसके बाद बहुत सारे क्विजेज होते हैं, इंटर कॉलेज या इंट्रा कॉलेज मैथमेटिकल क्विजेज होते हैं, या स्कॉलरशिप्स होती हैं। हर कॉलेज की अपनी कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्रोफाइल के बेसिस पे डिसाइड होता है कि स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। और फिर ऑब्वियसली ये लास्ट पॉइंट जो है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मैथमेटिक्स, ये तो वही 100 मार्क्स जो 10th में आ जाते हैं सब स्टूडेंट्स के, मतलब ओके। सबके नहीं, कुछ के आ जाते हैं, तो वही लिख हाँ, दिया तो उन सर्टिफिकेट। अच्छे स्टूडेंट्स में से आप थे। तो आपका मैथ्स काफी अच्छा, मतलब इससे तो साफ पता चल रहा है कि आप मतलब मैथ्स के लिए बने हो ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत अच्छे मैथ्स से मार्क्स आ रहे हैं। आपने बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी किया उस कॉलेज से जिस जो कि सपना होता है आईआईटी मद्रास से लोगों का, और अभी आप टीचिंग कर रहे हो मैथमेटिक्स में। तो आप बताना चाहोगे दी कि इंडिया में क्या पोजीशन है मैथमेटिक्स का अभी? आप। इंडिया में जो पोजीशन है मैथ्स का इस टाइम पे, मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली रिसर्च अच्छा है अच्छे हम्म, इंस्टीट्यूट्स में, ऐसा नहीं कि हर जगह रिसर्च अच्छा नहीं है। ठीक है, हम्म, आपको फॉरेन एक्सपोजर मिलना चीजों का, और वो सिर्फ आपको अच्छे कॉलेजेस में ही मिल पा रहा है। जबकि हर कॉलेज में ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी कर रहे हो तो बहुत अच्छा मतलब रिसर्च लेवल है, वैसा नहीं है। बट फॉरेन में लोग मुझे लगता है क्यों थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं पीएचडी को लेकर, बिकॉज एक तो स्टाइपेंड की बात है कि थोड़ा स्टाइपेंड आई थिंक फॉरेन के लेवल से, और वे ऑफ लिविंग उनका वहाँ पे ज्यादा बेटर उन्हें फील होता है, तो वो शिफ्ट कर लेते हैं। हम्म, दूसरा चीज जो है कि एक्सपोजर मिलना रिसर्च का, कोलैबोरेशंस का, हम्म, वो थोड़ा वहाँ बेटर हो रहा है। दो इंडिया में भी बहुत सारे रिसर्च का बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च का लेवल काफी हाई हो पाए। अब बहुत सारी कोलैबोरेशंस देखने को मिल रही है इवन इंडियन एकेडमिशियंस और फॉरेन एकेडमिशियंस के बीच में। तो मुझे लगता है हर जगह प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इंडिया में करने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, और फॉरेन में करने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैं कभी भी फॉरेन का नहीं सोचा, बिकॉज मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए था जहाँ पे मैं घर से थोड़ा ज्यादा दूर हूँ। तो वो एक पॉइंट आपको कंसिडर करने पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा घर से ऑलमोस्ट दूर हैं, 6 महीने में आ रहे हैं या साल में एक बार आ रहे हैं अपने घर। तो बट अदरवाइज रिसर्च की बात की जाए तो हम कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसको कंपेयर करने के लिए एक बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए कि क्या लेवल चल रहा है बोथ साइड्स पे। बट जितना मतलब मैंने देखा है कि मुझे लगता है कि मैं कंपेयर तो नहीं कर रही, बट इंडिया में रिसर्च का लेवल थोड़ा और हाई किया जा सकता है, थोड़ा और इंसेंटिव देकर स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स को मतलब मोटिवेट किया जा सकता है, एटलीस्ट रिसर्च में रहने के लिए और एकेडमिक्स में रहने के लिए। ओके। तो अभी हमारा इससे पहले, दीदी से पहले, जो फोर्थ हमारा एपिसोड था जिसमें कि मैंने स्वीडन के एक फ्रेंड के साथ करवाया था, तो उसने भी बताया कि काफी इतने पैसे मिलते हैं जो कि आप आपकी पूरी फैमिली सरवाइव कर जाएगी, मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते हैं इंडिया के करेंसी के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे इंडिया में थोड़े पैसे कम हैं, तो थोड़ा सोचना होता है जब आप पीएचडी कर रहे होते हो तो। बट ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी आपका कम होता है, बाहर आप जाते हो तो वो बढ़ जाता है, तो ये भी है साथ साथ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दीदी ने रिव्यूअर फॉर मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रिव्यूज अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी से है दीदी का। इसके बारे में आप बताओगे कि ये क्या है और आपको कैसे ये मौका मिला? तो मैथमेटिकल रिव्यूज एक है, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी है बेसिकली, इनका एक जर्नल जिसे हम कह सकते हैं मैथमेटिकल रिव्यूज। इसके अंदर रिव्यूअर का काम मतलब कि आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स आ रहे हैं जर्नल के पास, ठीक है। तो हम्म, इस पर्टिकुलर, अगर मैं एक नॉर्मल जर्नल की बात करती हूँ फिर इसके ऊपर आती हूँ, तो एक नॉर्मल जर्नल में क्या होता है कि आपके पास आर्टिकल्स आ रहे हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, जो हम्म, रिव्यूअर का काम है कि ऑथेंटिसिटी चेक करना, क्लैरिटी चेक करना, कि आपका ओके, काम कितना ऑथेंटिक है, कितना आई मीन
वो एक्चुअली में रिसर्च का काम है या कहीं किसी ने डुप्लीकेसी से उठाया, ठीक है। तो ओके। ये मेन काम रिसर्च रिव्यूअर का है। ऑब्वियसली इंश्योर तो स्टूडेंट्स को ही करना है कि ऐसा कुछ ना हो, प्लेजरिज्म ना हो, अपना काम ऐसा भेजें कि किसी से डुप्लीकेशन ना आए। आपका अपना ओरिजिनल काम होना चाहिए। बट रिव्यूअर भी ये सब चेक्स करता है, और उसके अलावा वो देखते हैं कि क्लैरिटी क्या है कॉन्सेप्ट की, क्या समझ आ पाएगा जब रीडर्स पढ़ेंगे इस आर्टिकल को। तो वो सब काम रिव्यूअर का है, और सजेशंस देना, क्रिटिकली कमेंट भी करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से इसको बेटर किया जा सकता है पेपर को। रिजेक्ट भी होते हैं पेपर्स जिनमें बिल्कुल ऐसा नहीं फील होता कि ये जर्नल के हिसाब से सही है। तो रिजेक्ट भी होते हैं पेपर्स, एक्सेप्ट भी होते हैं। तो यही सब रहता है रिव्यूअर का काम। बट इस पर्टिकुलर जर्नल की बात की जाए तो इसमें क्या है कि आपके जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो पब्लिश्ड हैं ऑलरेडी किसी, बट आप लोग आपको इसे एक क्रिटिकली नहीं बोलूंगी, रिव्यू करके एक शॉर्ट फॉर्म में रीडर को बताना है कि ये आर्टिकल किस टाइप का है या इसमें क्या गुड्स एंड बैड्स हैं। तो ये सब काम यहाँ पे है। ओके, तो वो मिला कैसे दीदी मौका ये अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी में रिव्यूअर बनने का? तो मौका तो देखिए जैसा है कि अब जब आप अपने एरिया के अंदर अच्छा कर लेते हैं रिसर्च के अंदर, तो खुद ही आपको कई बार मतलब मेल आता है कई कई जगह से कि आप रिव्यू कर सकते हैं इसको, या आप लोग या फिर आप खुद अप्लाई करते हैं, ठीक है ओके। ना। आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने खुद अप्लाई किया था कि मेल आया था, बट यहाँ पे इस तरह से ही कि आपको मेनली अपने रिसर्च पे फोकस करना है। बाकी धीरे धीरे ऑप्शंस खुलते जाते हैं अपने आप, जब आपका रिसर्च बेटर होता है, आपका नाम होता है, आपके पब्लिश पेपर्स होते हैं। ओके, तो वही है। तो अगर आप अच्छा रिसर्च करते हो तो अच्छी अच्छी जो जर्नल जो होती हैं, ये सर्विस जो लाइक पब्लिशर्स वो सब आप पे अप्रोच करते हैं आपकी तरफ और आपको मौका मिलता है अगर आप अच्छा रिसर्च कर रहे हो तो। इसका मतलब क्या है कि अगर बोला जाए तो आप बीएससी करो एमएससी करो जब भी आप करो तो लेकिन चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। मतलब जैसा कि दीदी ने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं समझ में नहीं आ रही होती हैं। जब आप 11 12 से आते हो तो आपका जो स्पीड होता है मैथ्स बनाने का वो 10th गियर पे गाड़ी आप चलाते हो एकदम, मतलब बहुत तेज से मैथ सॉल्व करते हो, आपको लगता है कि यही नंबर्स हैं इसी से मुझे खेलना है। बट जैसे ही आप बीएससी और ग्रेजुएशंस में आओगे तो आपको दिखती है कि बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट चीज़ें होती हैं, बहुत आपको बारीकी से चीज़ों को पढ़ना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अलग अलग बनाती हैं बीएससी और एमएससी पीएचडी इसको अलग करती हैं 11 12 से। तो दीदी ने काफ़ी अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाई हैं। चलो दीदी आपसे अब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपको मैथमेटिक्स वर्ल्ड बनाना हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग अगर ये इंडिया का मैथ्स करियर हो सारी चीजें हो तो आप कैसे बनाओगे, मतलब क्या करोगे आप मैथमेटिक्स में अगर आपको ये मौका मिले तो डिजाइन देखो, करने का? वैसे तो मेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी मैथ्स के ओके। लिए और डिफरेंट कर रहे हैं, तो शायद मुझे उतना आइडिया भी नहीं होगा जितने लेवल पे वो चल रहे हैं। बट ओके। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं क्या डिफरेंट करना चाहूंगी, तो मुझे लगता है कि क्लास के अंदर सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए। ओके। मतलब प्रैक्टिकली भी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशंस जिसे हम कहते हैं कि हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, तो वो मोटिवेशन स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करना कि कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं तो वो किस वजह से हम पढ़ रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं रियल लाइफ में। मान लो कि मैं गेम थ्योरी की बात करूं तो इंटरनेशनल ट्रेड में इसका इतना यूज हो रहा है। तो इस तरह के एप्लीकेशंस बताना इम्पोर्टेंट है, जो मैं ऑब्वियसली अपनी क्लासेस में कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बता पाऊँ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। और मैथमेटिकल वर्ल्ड में चेंजेस लाने की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है कि रिसर्च में मैं मेनली, अगर मुझे ऐसा कोई मौका मिले, मतलब मिलेगा तो डिफिकल्ट है, बट तो मैं सोचती हूँ कि इंडिया का जो रिसर्च में है, मेनली जो आपको मोटिवेशन रहता है ना कई चीज का, तो वही होता है कि इकोनॉमिकली साउंड हो। तो इतना कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आप थोड़ा सा, मतलब इवन दो हाइक्स हो रहे हैं स्टाइपेंड्स के अंदर और सब कुछ, बट मुझे लगता है थोड़ा सा और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की जरूरत है
कि वो इकोनॉमिकली भी बहुत साउंड फील करें व्हेन डूइंग रिसर्च, बिकॉज बहुत बड़ी जगह है मतलब रिसर्च करना, और उस वहां तक पहुंच के अगर आपको फील हो जा रहा है कि मेरे पास इनफ पैसे नहीं है फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो वो थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए डीमोटिवेटिंग हो जाता है। तो मुझे लगता है कि बस एक ये चीज मैं चेंज करना चाहूंगी कि जितने भी रिसर्च में लोग आ रहे हैं उन्हें ज्यादा मोटिवेट करने के लिए उन्हें ज्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करना, और उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना फॉर रिसर्च। और अगर सिर्फ रिसर्च की ना भी बात करें तो टीचिंग में जहाँ तक बात है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस बताना लोगों को, या उन्हें थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि क्लासरूम टीचिंग ही हो, आप लोग ग्राउंड में ले जाकर भी कुछ बता सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस लाना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, ओके, चीजें बताने के लिए। चलो दी, तो आपसे अब रैपिड फायर राउंड किया जाए, कुछ फटाफट क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आपको इन दोनों में से बेस्ट चुनना हो तब क्या चुनोगे, मिरांडा हाउस या आईआईटी मद्रास? दोनों में क्या? आईआईटी मद्रास। ओके। स्टूडेंट लाइफ या टीचिंग लाइफ? दो मिरांडा अच्छा है बट आई एम टॉकिंग अबाउट रिसर्च लेवल, ओके, वहां पे पीएचडी नहीं होती है शायद। आप कवर अप कर रहे हो, बट आईआईटी नहीं, मद्रास वो थोड़ी करना ना, पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली मिरांडा हाउस भी बहुत बड़ा अच्छा कॉलेज है। तो तो नेक्स्ट स्टूडेंट लाइफ क्वेश्चन। या टीचिंग लाइफ? स्टूडेंट लाइफ। नॉर्थ मेस या साउथ का मेस? मैं अगर आईआईटी मद्रास की बात करूँ तो वो साउथ में ओके। अलजेब्रा और एनालिसिस? अलजेब्रा। प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स? प्योर मैथ्स बट माय वर्क इज इन अप्लाइड मैथ्स। ओके। लव मैरिज या, ये तो आंसर हो गया है बट फिर भी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ये तो ऑब्वियसली हो गई अब लव मैरिज डॉग लवर या फिर कैट लवर? बोथ लवर, आई हैव हैड बोथ डॉग्स एंड कैट्स यू हैव ओनली वन चॉइस, डॉग या कैट? मेनली डॉग लवर, बट कैट में बहुत ज्यादा काम किया है मैंने उनको ओके। हेल्प किया है ओके। तो मैरिज ड्यूरिंग पीएचडी, ये भी आंसर तो हो चुका है बट फिर भी मैं पूछता हूँ, मैरिज ड्यूरिंग पीएचडी मैरिज और मैरिज आफ्टर पीएचडी, मतलब बिफोर क्या आपको थीसिस लगता है बेटर सबमिशन। होना चाहिए? वैसे मेरा बिफोर थीसिस सबमिशन हुआ है मैरिज, और मैंने मैरिज के बाद सबमिट किया, बट मेरा एंड टाइम आ चुका था ऑलरेडी, मेरी थीसिस ऑलरेडी रिटर्न हो चुकी थी, सब हो चुका था। बट मेरे हिसाब से जब आप अपने थीसिस के एंड टाइम पे पहुंच जाएं उसके बाद ही मुझे लगता है मैरिज करना बेटर रहेगा। बट ओके। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे रिसर्चर्स ऐसे भी हैं जो बीच में मैनेज करते हैं और फिर भी उनका बहुत सही चल जाता है, तो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। ओके। और अब आप एमएससी ज्यादा पसंद करते हो या पीएचडी, दोनों में से? पीएच सर्च तो पसंद ही है। पीएचडी का रिसर्च, दीदी ने काफी रिसर्च किया 6 सालों तक आईआईटी मद्रास में। और साउथ का एनवायरनमेंट या नॉर्थ एनवायरनमेंट? नॉर्थ एनवायरनमेंट, यहाँ स्ट्रीट फूड बहुत बढ़िया मिलता है ओके, हाँ, साउथ में ऐसे खाने मिलते हैं जो हमें समझ भी नहीं आता, फ्रूट भी होता है तो ड्रैगन फ्रूट। तो उनके खाने अलग हैं, ऑब्वियसली दे आर गुड, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रीट फूड की मेनली बात है ना, वो नॉर्थ में ही मिल नॉर्थ पाता का है। कोई, हाँ, कोई जवाब नहीं। तो ये चीज था ओवरऑल, तो दीदी ने हमारे साथ सारी चीजें शेयर की, सो थैंक यू सो मच दी। अब बच्चों को अगर आपसे कांटेक्ट करना होगा तो वो आपकी मेल आईडी मैं दे दूंगा उन्हें, मेल आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो।